नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। हमारे खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में आज हम जिन बड़ी खबरों की बात करेंगे उनसे संबंधित 5 तस्वीरें कुछ देर में आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। इनमें पहली तस्वीर होगी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट की। दूसरी खबर होगी देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ हुए एक्शन और उसे लेकर शुरू हुई सियासत की। तीसरी खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे की। चौथी खबर होगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जेपीसी के गठन और अडानी अंबानी पर दिए बयान के बाद विपक्षी एकता पर उठे सवालों की। और पांचवी खबर होगी भगौड़े खालिस्तानी को लेकर यूपी और नेपाल के बॉर्डर लखीमपुर खीरी पर सुरक्षा को लेकर जारी अलर्ट और अमृतपाल की तलाश में सुरक्षा एजेंसियों की कोशिशों की। तो चलिए शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर का सिलसिला। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। पहले पुलिस ने उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तमाम दबिश के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने उस पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी थी। अब बता दें कि 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ पुत्रो सहित शाइस्ता पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही वो फरार चल रही थी। वहीं प्रयागराज में अब नया खुलासा देखने को मिला है। हालांकि अब अतीक की बहन की आयशा को भी इस मामले में दोषी बनाया गया है। वहीं मामले में नया वीडियो सामने आया है जिसमें अतीक के गुर्गे असाद कालिया का आतंक देखने को मिला है, जिसके कारण पीड़ित परिवार को घर छोड़ना पड़ा। और आपको बता दें वही मामले में वायरल वीडियो को 2019 का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, ये वो वीडियो है 2019 का बताया जा रहा है। किस तरीके से उस समय आतंक जो है वो अतीक अहमद के गुर्गों का देखने को मिला। और देखिए किस तरीके से ईंट फेंकते हुए घर के अंदर नजर आ रहे हैं अतीक अहमद के गुर्गे। बता दें कि धमकाने के लिए पहुंचे थे और इसके कारण जो है इस परिवार को पलायन करना पड़ा। शोएब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, ये वीडियो जो है काफी कुछ गवाही देता है। आसपास का, लेकिन इससे ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से अतीक के गुर्गे काम करते थे और एक इशारे पर किस तरह से कहीं ना कहीं डर का माहौल बनाते थे। इसका नमूना देखा जा सकता है कि किस तरह से 3 गाड़ियों से बाकायदा पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि जिसको डरा रहे हैं वो एक हत्या के मामले में पैरवी कर रहा था किसी दूसरे पक्ष से और उसी पर दबाव बनाने के लिए ये लोग पहुंचे थे। अतीक के खास जो गुर्गे हैं इसमें वो इसमें शामिल थे और वो वहां पर पहुंचे और इस तरह से ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी से साफ दिखा जा सकता है कि किस तरह से दबंगई के अंदाज में वो लोग पहुंचे और बाकायदा डर का माहौल बना रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में उनको वो जगह छोड़नी पड़ी थी। जी, लगातार अतीक के गुर्गे की इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है या वो फिर वो कहानियां हैं जो उस समय अतीक अहमद के गुर्गे लगातार धमकाते रहते थे। और देखिए इसी सिलसिले में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से तमाम पुराने वीडियोज आ रहे हैं, वीडियो चाहे फायरिंग के वीडियो हों, कई ऐसे वीडियोज आए जिससे ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अतीक का भाई अशरफ फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, उसके बेटे अतीक के अली उसका फायरिंग करते हुए वीडियो आया है जो बहुत कम उम्र का दिख रहा है उसमें। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फायरिंग करना, इस तरह के शौक करना इन लोगों की पुरानी आदत रही है और इसकी कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर ये पुराने वीडियो जो अब वायरल हो रहे हैं, लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसमें न सिर्फ इस तरह के वीडियो है बल्कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए लोगों के साथ दबंगई दिखाने वाले वीडियो भी सामने आए। और उसी कड़ी में ये वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि एक केस के सिलसिले में जो पीड़ित है उस पर दबाव बनाने के लिए ये लोग बाकायदा पहुंचे थे और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लेकिन आप लगते हैं इस तरीके का कोई वीडियो सामने नहीं आएगा क्योंकि अब योगी सरकार है राज्य में और अब 0 टॉलरेंस नीति जो है वो चल चुकी है यूपी में। बिल्कुल, ये जरूर बात है कि ये पुराने वीडियोज हैं। हालांकि अब यही योगी सरकार के लिए चुनौती है क्योंकि जिस तरह से
उमेश पाल की घटना हत्या हुई है, उसमें जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया, जिस तरह से जो शूटर्स हैं उन्होंने घटना को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती दी गई थी, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो कि एक योगी सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए न सिर्फ 2 ऐसे लोगों को जो इस घटना से कहीं ना कहीं शामिल थे उनका इनकाउंटर किया, उसमें एक शूटर बताया जा रहा है, एक गाड़ी चलाने वाला बताया जा रहा है, 5 से ज्यादा मकान को जमींदोज किया गया। कई लोगों को इस घटना में किसी न किसी तरह से शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, जिन पर जो आरोप लगा उन्हें जेल भेजा गया, इनाम की राशि बढ़ाई गई है। तो सख्त और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और वो इस बात के लिए ही उठाए जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की ना ही पुनरावृत्ति हो, न इस तरह किसी पर डर का माहौल बनाने पाए, इस तरह के माफिया या जो इस तरह के दबंग है वो इस तरह की घटना दोबारा न कर पाए या इस तरह के माहौल न बना पाए। इसके लिए योगी सरकार लगातार कड़े कदम उठाकर कड़े एक्शन ले रही है। जी बिल्कुल, और इसी सिलसिले में देखिए, जो भी ऐसा परिवार है जिसको अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा धमकाया जा रहा था, अब उन्होंने राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल, इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में एक नई चीज भी देखने को मिली है कि ऐसे लोग जो कभी भी अतीक से पीड़ित रहे हैं और डर और खौफ की वजह से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, इस तरह के कई मामले प्रयागराज में हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वकील ने भी एक मामला दर्ज कराया है बाकायदा कि अतीक के कुछ बुजुर्ग जमीन को लेकर के दबाव बना रहे थे, रंगारी मांग रहे थे, या इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही। उसी तरह से ये वीडियो भी सामने आया है। कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो उस वक्त खौफ की वजह से अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार में वो अपनी आवाज को न सिर्फ उठा रहे हैं, कानूनी रास्ते से मदद भी मांग रहे हैं, FIR भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी अब उन्हें उम्मीद जगी है कि उनकी जान माल की सुरक्षा भी सरकार में होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में जहां इंसानों के पैदल चलने पर पाबंदी है, वहां कथित मज़ारें बना दी गई है और विभाग गहरी नींद में सोता रहा है। दरअसल वन्य जीवों के लिए उत्तराखंड के जंगल सबसे चर्चित स्थान माना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। हैरानी की बात तो ये रही कि ये जगह भी अवैध मज़ारों से अछूती नहीं रही है। हाल ही में जिम कार्बो टाइगर रिजर्व में हुए घपले में एक IFS समेत बाकी अधिकारियों के खिलाफ अवैध निर्माण, बिना संस्तुति बजट ठिकाने लगाने के आरोप लगाते हुए विजिलेंस विभाग ने FIR दर्ज की है। सरकार ने कालागढ़ डिवीजन में टाइगर सफारी को लेकर हुए भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया है, लेकिन वनों में कथित मज़ारों को लेकर फिलहाल सरकार का रवैया सुस्त ही नजर आ रहा है। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। लैंड जहाज चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, PWD पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। 40 साल पुराना मज़ार है साहब, और यहाँ सभी धर्मों के लोग वाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से, और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो 40 साल पुराना मज़ार है साहब, और करीब 90-95 साल करीब हमारे पिताजी को भी यहाँ पर हो गए हैं। और ये कॉर्बेट एरिया है फॉरेस्ट का। अब आप ये समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लीजिए आप इसको, समझ गए। हमने तो खिदमत करनी है साहब, और लोगों के लिए दुआ मांगनी है, और दुआ पूरी होती है। लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा होश समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मजार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मजार कहलाती है, और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मजार है यहाँ पे। और इस मजार का तो खैर सबसे, ये रामनगर की एक ऐसी मजार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। तो मानना ये है कि इस वाले बाबा की मजार की मान्यता सभी धर्मों में है, और अवैध या वैध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब से है यहाँ से तब से लोगों का यहाँ पे आना जाना है, और इसकी मान्यता अच्छी है। यहाँ पे रामनगर इसको पहचाना भी जाता है। और अभी जैसे हम देखते हैं अक्सर, मेरी दुकान इस रोड के नीचे भी है,
तो ईद के तौर पे बाहर से लोग काशीपुर से, मुरादाबाद से, बरेली से लोग स्पेशली यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं यहाँ पे, और एक भीड़ रहती है यहाँ पे पूरा प्रोग्राम की। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मजारे हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कड़ा कदम उठाया, और शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारी भी इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। हमारी ऐसी आशा है, नहीं करेंगे तो हम इसमें घेराव करेंगे। लेकर लगातार जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है वो सतर्क होते हुए नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, अगर बात की जाए तो कितने अवैध मज़ारों को हटाने का काम शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री के जो बयान यहाँ पर आए हैं, जिस तरह के निर्देश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं, तो उसके बाद अब वन विभाग की तरफ से ऐसी अवैध मज़ारों को, यानी जो फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है, फॉरेस्ट रिजर्व का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से ऐसी अवैध मज़ारों को हटाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि देहरादून या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर वन विभाग की तरफ से 26 ऐसी अवैध मज़ारों को तोड़ने का काम किया गया था, जो अवैध रूप से बनाई गई थी। क्योंकि लगातार वन विभाग या सरकार को शिकायती पत्र यहाँ पर मिल रहे हैं कि अवैध मज़ारों के नाम पर कब्जे, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे करने का काम किया जा रहा है, धार्मिक कब्जे यहाँ पर किए जा रहे हैं, ताकि धर्म की आड़ में उन जमीनों का सौदेबाजी या उन जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा सके। तो उसके खिलाफ अब सरकार सख्त रुख यहाँ पर अपना चुकी है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं, जो अधिकारी इस तरह के कार्यों में संलिप्त है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, ताकि उत्तराखंड की जो शांतिप्रिय, जो सौहार्दपूर्ण जो संस्कृति है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई धब्बा यहाँ पर न लगने पाए, यहाँ का जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बिगड़ने ना पाए। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध बाजारों को लेकर या लैंड जिहाद के नाम पर जो काम इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है, उन लोगों को सतर्क करने की एक बात यहाँ पर कही है, उनको चेतावनी देते कहा कि वह लोग स्वयं अपने इन अवैध मज़ारों को हटाने का काम यहाँ पर करें, पीछे हटने का काम करें। अगर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आने वाले दिनों में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार सख्त हो चुकी है और उत्तराखंड में एक मैसेज देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि जो भी अवैध कब्जा यहाँ पर करेगा, चाहे वो धर्म की आड़ में हो या फिर दूसरे किसी भी प्रकार से यहाँ पर कब्जा करने का काम करेगा, उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी और उस कानूनी कार्रवाई का उस व्यक्ति को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, इस अवैध मज़ारों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है बीजेपी पर। देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, सरकार के हर ऐसे फैसले पर उनकी तरफ से सजगता के साथ यहाँ पर सजग प्रहरी की भूमिका के रूप में यहाँ पर काम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी लगातार एक चीज़ को लेकर जो सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है, उनका कहना है कि चाहे राज्य हो या फिर केंद्र हो, दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है। और ऐसे में अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 6 साल से सत्तासीन भाजपा की सरकार, अगर अवैध मजार, अवैध धर्म के नाम पर कुछ चीज़ अवैध तरीके से यहाँ पर हो रही है, चाहे जमीनों पर कब्जा करने का काम हो, तो सरकार पहले क्यों सोई हुई रहती है? चुनाव से पहले ठीक इस तरीके के ये कदम सरकार की तरफ से यहाँ पर उठाया जाता है और उसको लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति यहाँ पर जाहिर करी है। क्योंकि आने वाला चुनाव का समय, प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे और फिर पंचायत चुनावों की दहलीज पर सरकार जाने का काम करेगी। तो ऐसे में पहले से ही माहौल को तैयार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसको लेकर विपक्ष की तरफ से आपत्ति यहाँ पर खड़ी की गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि धर्म के नाम पर जो इस तरीके की जो सरकारी जमीन है, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट की हो या राजस्व भूमि हो या फिर लोक निर्माण विभाग की भूमि हो, अगर उनको धर्म के नाम पर किसी तरीके से अतिक्रमण उन पर किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सरकार अब कड़े रुख यहाँ पर अपनाती हुई नजर आ रही है और जल्द ही उनको ऐसे अवैध कब्जों को हटाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद को पहुंचे। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया है। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम आज तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये देश की 13वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन
सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन IT सिटी हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ती है। 2 दिन 3 राज्यों का दौरा, करोड़ों की सौगात पीएम मोदी जो है वो देने जा रहे हैं। बता दें कि 3 राज्यों के दौरे पे हैं इस वक्त पीएम मोदी, और ये तस्वीरें जो हैं आपके साथ साझा कर रहे हैं जब उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच के हरी झंडी दिखाई थी वंदे भारत एक्सप्रेस को। बता दी ये 13वां वंदे भारत एक्सप्रेस है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए आज तेलंगाना पहुंच के कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी है, परियोजनाओं की सौगात दी है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री पिछले 14 महीने में 5वीं बार ये तेलंगाना का दौरा था प्रधानमंत्री का, और स्वीटी आज देश की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है, और ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये सौगात इसलिए क्योंकि इन सौगातों के पीछे तमाम सारे मायने, हालांकि प्रधानमंत्री देश की अलग अलग राजधानियों में जाके अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जाके के वंदे भारत की सौगात दे रहे। हमने हाल ही में देखा कि भोपाल से दिल्ली तक वंदे भारत की सौगात दी गई, और आज तेलंगाना में ये वंदे भारत की सौगात दी गई है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके साथ साथ 11,300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को क्या मिली स्वीटी, वो ये कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले आज शांत हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका मिला, और उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, वही उन्होंने ही इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सीधे तौर पर निशाना राहुल गांधी पर साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे तौर पर निशाना साधा उन्होंने गांधी परिवार पर और तमाम विपक्षी दलों पर। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अडानी मामले को लेकर दिए गए अपने एक इंटरव्यू के कारण अपनों के बीच ही फंसे शरद पवार ने इसे लेकर सफाई दी है। दिल्ली में रखी गई एक प्रेस वार्ता में एनसीपी चीफ ने इस मामले पर कहा है कि मेरा इंटरव्यू अडानी पर नहीं था, मुझसे कुछ सवाल उन्हें लेकर किए गए थे। इस दौरान उन्होंने इस पर भी बात की कि आखिर वो जेपीसी क्यों नहीं चाहते हैं। एनसीपी चीफ ने कहा है कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए वो जेपीसी नहीं चाहते हैं। एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला का नाम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं, और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला का नाम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं, और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में
अपोजिशन के नाते से हमें बयान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता नहीं। मैंने कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि JPC की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि JPC का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की JPC हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अडानी अंबानी को लेकर दिए गए उन्होंने बयान है, एनसीपी प्रमुख ने ये बयान दिए हैं। बता दें शरद पवार ने कई सवाल खड़े किए हैं और उनका ये बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान कई मायने में जो है वो अहम हो जाता है कि किस तरीके से अडानी मामले में JPC की गठन की मांग लगातार हो रही है विपक्ष की तरफ से, और उस बयान को लेकर जो है वो लगातार सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर बात की जाए तो एनसीपी का बयान आपने भी सुना, आखिर क्या आपत्ति है JPC के गठन से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से JPC गठन को लेकर जो है विपक्ष से एकजुट हुआ है, उसी को देखते हुए शरद पवार ने आज बयान दे दिया है कि JPC से उनकी कोई रोल नहीं है। उसी को देखते हुए JPC की जो मांग विपक्ष कर रहा था, लगातार संसद में जो हंगामा लगातार चल रहा था, संसद चलती किसी को तो गैरकानूनी करना पड़ जाता था। लेकिन आज जब शरद पवार ने एक चीज बयान दिया तो लग रहा है सत्ता पर जितने भी मीडिया विपक्ष के लोग एकजुट होने की बात कर रहे थे कि जो JPC की मांग करेंगे तो हमारा तमाम मुद्दों को घेरते हुए जो सरकार को घेर सके। लेकिन अब की बार JPC की मांग शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि उनको जो JPC की मांग है उन्होंने कहा कि कोर्ट की निगरानी वाले चैनल से ज्यादा बेहतर उनको सच्चाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अडानी अंबानी को लेकर ये विवादित बयान जो है वो दिया गया है शरद पवार की तरफ से। और लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर जांच पड़ताल एक बार फिर से तेज कर दी गई है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बॉर्डर पुलिस, SSB और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर पर कोई भी वाहन और व्यक्ति को बगैर जांच के आने जाने की अनुमति नहीं है। बता दें कि खुले बॉर्डर होने के चलते अपराधी नेपाल भागने में कामयाब हो रहे हैं और इसलिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो लगातार अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश जो है वो तेज होती जा रही है और ये सघन चेकिंग चल रही है। बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। इसी के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे चली गई है। 8 राज्यों की एजेंसियां जो है वो अलर्ट पे हो गई है और इसी के चलते देखिए ये सघन चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। पंजाब पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर दिया अमृतपाल को। अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। इसी के साथ 8 राज्यों की पुलिस, तमाम एजेंसियां अलर्ट पे चली गई है। तो तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अमृतपाल को ढूंढने की कोशिश लगातार शुरू है। ज्यादा जानकारी के साथ राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए तो अभी क्या स्थिति है वहां पे, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? आपको बताते हैं जो खालिस्तान की मांग करने वाला जो अमृतपाल है, जो पंजाब सरकार ने इसको भगौड़ा घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें 23 मार्च जो पिछला महीना 23 मार्च का महीना था, उसमें अमृतपाल की जो लोकेशन है इंडो नेपाल बॉर्डर के गौरीफट्टा पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, SSB है, सीमा सुरक्षा बल है, सिविल पुलिस है, उनको मिली थी। जिस तरीके से बॉर्डर पर हाई अलर्ट हुआ, हाई अलर्ट के बाद एक सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें जो बॉर्डर से जो नेपाल देश से जो इंडिया में जो लखीमपुर खीरी में जो आते हैं, रोजाना काम के सिलसिले में आते हैं, दुकानें लगती हैं, आना जाना रहा,
एक मित्र देश भी है कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से जो आना जाना हुआ है, तो आने जाने वालों को एक बॉर्डर पे जो उनकी सघन चेकिंग की जा रही है, आने जाने वाले वाहन हैं जो डीजल पेट्रोल ले जाके टैंकर इधर से उधर आते हैं, तो वहीं उनका जो प्रमाण पत्र है, जो आधार कार्ड है, जो सारी चीजें हैं, एक्टिविटी है, उस सुरक्षा एजेंसियां एक लाइन लगा के जो महिला पुरुष बच्चे हैं उनको सबका चेकिंग किया जा रहा, आने जाने वालों पे सबसे पैनी निगाह है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वीटी आपको ये भी बता दें कि इंडो नेपाल के बॉर्डर के कई एरिया हैं जो खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनपुट है, जो ऊपर की एजेंसियां हैं, उनको एक शक है कि कहीं अमृतपाल जिस तरीके से लुका छिपी का खेल खेल रहा, तो कहीं ना कहीं नेपाल भागने में सफल ना हो जाए स्वीटी। इससे पहले भी ये निकल के सामने आई थी ये जानकारी कि नेपाल चला गया अमृतपाल सिंह, और फिर से ये खबर निकल के सामने आई, यानी कि अभी पुलिस को खुद नहीं पता है कि इस वक्त अमृतपाल सिंह कहाँ है, इसीलिए तो यही वजह है अभी तक तमाम पुलिसों के हाथ खाली है। बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से जो पुलिस के जो लोग हैं, जो एसटीएफ के लोग हैं, जिस तरीके से अभी कुछ जो गिरफ्तारियां इसके पहले कुछ लोगों की हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो कुछ इनपुट ऐसा जो जरूर मिला है, जिस तरीके से फिर एक हाई अलर्ट इंडो नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।